नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी की 23 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों पर। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले एग्जाम रिव्यू आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पूछा गया था 2025 रणजी ट्रॉफी में विदर्भ ने किसे हराकर खिताब जीता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल को हराकर विदर्भ ने यह तीसरी बार खिताब जीता है। तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की। तो करुण नायर और दानिश माल्यवर के द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया था फाइनल मैच में विदर्भ की तरफ से। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था कौन सी रीट व्यक्ति के व्यक्तित्व स्वतंत्रता को संदर्भित करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता को संदर्भित करती है। रीट के बारे में बात करें तो प्रत्येक वह जो प्राधिकरण के अंतर्गत जारी किया जाती है वह जो एक रीट है। आगे बात करते हैं, अधिकार के तहत जारी किए गए आदेश, वारंट, निर्देश आदि रीट के उदाहरण हैं। 5 प्रमुख प्रकार की रीट याचिकाएं होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रश्न और उत्प्रेक्षण लेख। यह 5 प्रकार की रीट होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है शरीर को पेश करना। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था हाल ही में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ है। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट पर। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला प्रशासन यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है कि बुधवार 30 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल के तटीय शहर दीघा में 250 करोड़ रुपए की लागत से बने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन बड़ी सफलता से करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है बैक्टीरिया का राजा डर्मिटियस किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदु के शासनकाल के दौरान डिमार्कस भारत आया था। आगे बात करते हैं, सीरियन किंग एंटिओकस ने अपने राजदूत डिमार्कस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। डिमार्कस ने मेगास्थनीज का स्थान लिया। मेगास्थनीज, डिमार्कस और डायोनिसियस यूनानी इतिहासकार थे जिन्होंने मौर्य दरबार में राजदूतों की सेवा दी थी। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में कार्य किया है। वहीं डायोनिसियस ने सम्राट अशोक के दरबार में राजदूत के रूप में कार्य किया है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था पुर्तगालियों ने गोवा को कब अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। आगे बात करते हैं तो 1509 में अल्फांसो डी एल्ब्रुग ने पुर्तगाली गवर्नर बन गया था। 1509 में अल्फांसो डी एल्ब्रुग पुर्तगाली का गवर्नर बन गया था। वह पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक था। 1510 में उसने बीजापुर के आदिल शाह पर हमला किया और उसे गोवा पर कब्जा कर लिया। वहीं 1515 में एल्ब्रुक की भारत में मृत्यु हो गई और 1510 में अल्फांसो डी एल्ब्रुक ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। चलिए आगे बात करते हैं कुछ अन्य क्वेश्चनों पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है 2022-23 में ग्रामीण विकास सूचकांक किन अंकों के बीच में था। तो 2022-23 में पंचायत उन्नति सूचकांक यानी पीएआई के अनुसार ग्राम पंचायतों को विभिन्न प्रदर्शन श्रेणियों में रखा गया था। अचीवर की बात करें तो 90+ स्कोर वाली ग्राम पंचायत, फ्रंट रनर यानी 75 से 90 स्कोर करने वाली, और परफॉर्मर जो कि 60 से 75 का स्कोर करने वाली एस्पिरेंट श्रेणी में आती है। वहीं 40 से 60 स्कोर करने वाली शुरुआती और 40 से नीचे स्कोर करने वाली ग्राम पंचायतें थी। और 2,55,699 ग्राम पंचायतों में से 699 ही थी
जो कि 40 से नीचे स्कोर करने वाली थी। वहीं अचीवर की बात करें तो 0.3% यानी 77,298 और 35.8% पर फार्मर और 1,32,392 61.2% यानी एस्पिरेट श्रेणी में थी, जबकि 5896 2.7% की शुरुआत की थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के शिखर से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य से होकर बहती है। नदी गुजरात के बड़ौद जिले में अरब सागर में मिल जाती है। सतपुड़ा श्रेणी एक पर्वत श्रृंखला है जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। वहीं नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर पूर्व भाग से निकलती है। नर्मदा की सहायक नदियों की बात करें तो हिरण, तवा, बंजार और सर इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए इस नदी की बात करते हैं, नर्मदा नदी की, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। भारत के तटों में पश्चिमी तट, पूर्वी तट, लक्षद्वीप के तट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, पूछा गया था राजस्थान का कौन सा नृत्य नहीं है? तो राजस्थान के नृत्य की बात करें तो घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, भवाई, कच्ची घोड़ी, गैर नृत्य, चरी, कठपुतली, चांग और तेरहताल नृत्य, ये सभी के सभी राजस्थान के नृत्य है। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन में था तो वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था G20 समिट 2025 में किस देश में सम्मेलन हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा G20 का दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ था। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट पर बात करते हैं, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होगा और G20 साउथ अफ्रीका से यह सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आयोजित किया जाएगा। यह अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। एक्स्ट्रा फैक्ट बात करते हैं, नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे और प्रतिहार वंश जिनका कार्यकाल 8वीं से 11वीं सदी के बीच रहा था। वहीं प्रतिहारों का नाम भी बदलकर गुर्जर रखा गया था। 8वीं और 11वीं शताब्दी के बीच उन्होंने उत्तर और पश्चिमी भारत पर शासन किया था। प्रतिहार एक कोट सिद्ध के रूप में जुनैद के दिनों से मुसलमानों की शत्रुता के खिलाफ प्रतिहार गजनवी के और भारत की रक्षा के एक कोट की तरह खड़े थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था समुद्र तट से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगे हुए हैं। तटीय राज्यों की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल छटे हुए हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्री सीमा लगाते हैं। वहीं दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश का विलय विधेयक 2019 के कारण अब यह चारों केंद्र शासित प्रदेश हैं। दो समूह सहित समुद्र तट की कुल लंबाई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समेत 7516.6 किलोमीटर है। चलिए कंप्यूटर के क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो पूछा गया था MS पावरपॉइंट में Ctrl+M शॉर्टकट की उपयोगकर्ता को डैश डैश में मदद करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह स्लाइड इंसर्ट करने में मदद करती है। चलिए कुछ शॉर्टकट की भी बात करते हैं। तो Ctrl+C जो कि किसी भी सामग्री को चुनने यानी कॉपी करने का काम आती है Ctrl+C। वही Ctrl+V की बात करें यह कॉपी की गई सामग्री को पेस्ट करने के लिए काम आती है। Ctrl+X की बात करें यह चुनी गई फाइल को कट करने के काम आती है। Ctrl+Z जो कि अंडू करने के काम आती है। वहीं Ctrl+A सभी सामग्री को सेलेक्ट यानी चयन करने के काम आती है। Ctrl+S पर बात करें तो यह किसी भी फाइल को सेव करने के लिए काम आती है। आगे कुछ और कंट्रोल की है, जैसे Ctrl+N नई फाइल या विंडो को खोलने के लिए, Ctrl+F किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट में कुछ खोजने के लिए, Ctrl+P किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए, Ctrl+W वर्तमान विंडो या टैब को बंद करने के लिए,
कंट्रोल प्लस टैब खुले हुए टैब के बीच स्विच करने के लिए, यानी अगर 2 टैब है और कंट्रोल प्लस टैब दबा देते हो तो एक टैब से दूसरे टैब में आप स्विच कर सकते हैं। वहीं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब खुले हुए टैब के बीच विपरीत दिशा में स्विच करने के लिए, यानी एक इस तरफ है तो इस तरफ के लिए स्विच करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। वहीं कंट्रोल ओ की बात करें तो यह मौजूदा फाइल को खोलने के लिए काम आती है। वहीं F12 की बात करें तो सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए काम आती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74.04% साक्षरता दर है। वहीं इनमें पुरुषों की बात करें तो 82.14% और महिलाओं की बात करें तो 65.46% महिलाएं इसमें साक्षर है। देश के लिए साक्षरता दर 1951 में 18.33% से बढ़कर 2001 में 65.38% हो गई थी और पुरुषों के लिए साक्षरता दर की बात करें तो 75.85% और महिलाओं के लिए 54.16% हो गई थी 2001 में। वहीं भारत के राज्यों में केरल में 2011 में 94% के साथ सबसे अधिक साक्षरता दर है। आगे बात करते हैं तो चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश दिल्ली के राजधानी में औसत से अधिक साक्षरता दर के कारण साथ केरल का पालन किया है। विशेष रूप से देश के सभी अग्रणी राज्यों में जनगणना के समय महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुष थे। जैन भारत के सबसे अधिक साक्षर समुदायों में से एक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन पर पूछा गया है MS एक्सेल 2021 और 2010 में से आप 2021 वाली स्प्रेडशीट को 2010 में खोलेंगे तो आपको निम्न में से क्या परिवर्तन दिखेगा? यदि आप एक एक्सेल 2021 की स्प्रेडशीट को एक्सेल 2010 में खोलते हैं तो आपको कुछ परिवर्तन दिखाई दे सकता है, खासकर यदि 2021 स्प्रेडशीट में एक नए फीचर या फंक्शन का उपयोग किया गया है जो 2010 में उपलब्ध नहीं है। मुख्य रूप से जो हो सकते हैं नए फंक्शन और फीचर का काम नहीं करना, यानी वह फीचर उसमें काम नहीं करेगा। 2021 के एक्सेल में आगे बात करते हैं। 2021 में एक्सेल में कुछ ऐसे फंक्शन और फीचर हो सकते हैं जो एक्सेल 2010 में उपलब्ध नहीं थे। उदाहरण के लिए 2021 में एक्स लुक अप लेफ्ट जैसे फंक्शन की हो सकते हैं जो 2010 में नहीं थे। यदि आप इन फंक्शन का उपयोग करते हैं तो वे 2010 में काम नहीं करेंगे और त्रुटि दिखाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वक्फ बिल संशोधन एक्ट 2025 का विरोध भारत में किस मुस्लिम संगठन ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा AIMPLB के द्वारा इसका विरोध किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा इसका विरोध किया गया था और पहले ही देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी थी। जंतर मंतर में प्रदर्शन कर चुके और पटना विजयवाड़ा जैसे शहरों में रैलियां भी आयोजित कर चुका है। जमियात उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने इसे असंवैधानिक और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर पूछा गया है IRFC के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोज कुमार दुबे IRFC के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है 97 अकादमिक ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनोरा मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है। जिसके निर्देशक की बात करें तो इसके निर्देशक सीएन बेकर ने इसका निर्देशक किया था। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पूछा गया था 2016 में होम लीग की स्थापना करते समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी भारत में होम रूल नेतृत्व के आंदोलन के समय। उन्होंने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ अखिल भारतीय होम रूल की शुरुआत की थी। 2 होम रूल लीग शुरू की गई। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में इंडियन होम रूल की शुरुआत की और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी। उन्होंने भारतीय में स्वशासन प्राप्त करने का सामान्य उद्देश्य था। तो यह थे आज के एनालिसिस के क्वेश्चन जो कि 23 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले एनालिसिस वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें।